ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके पास सब कुछ था, वेल्थ, ग्रेस, रॉयल ब्लड लाइन, बट उसके पास एक ऐसा सीक्रेट भी था जो उसे सीधा मौत की तरफ लेके गया। बेंगलोर के एक आलीशान हवेली में हर शाम पार्टी होती थी, बट उस हवेली में कुछ दफन था। कोई यादें नहीं, कोई खजाना नहीं, बल्कि एक औरत, वो भी जिंदा। शाकरे खलीली एक दिन अचानक गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं, न कोई शोर, न कोई खबर, बस एक दिन पुफ। और उसके घर वालों को 4 साल तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो वहीं थी, उनके पैरों के नीचे उसी ज़मीन में दफन। और सच किसी कन्फेशन से बाहर नहीं आया। इट केम विद द साउंड ऑफ शवल हिटिंग ग्राउंड। ज़मीन के नीचे से एक लकड़ी का बॉक्स मिला, कपड़ों में लिपटी हड्डियाँ मिली, और एक आदमी जो मुस्कुरा रहा था उस कब्र के बारे में बात करते हुए, जो उसने खुद अपनी बीवी के लिए बनाई थी। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये था ऑब्सेशन, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन। एंड वंस यू विल नो व्हाट हैपेंड, यू विल नेवर फॉरगेट द नेम शाकरे खलीली। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सपना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस चैनल पे ट्रू क्राइम और अनसॉल्व मिस्ट्री ऐसे केसेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप लोगों को पता है क्या करना है। तो या दैट्स ऑल। नाउ लेट्स डाइव इनटू द केस। शाकरे का जन्म 27 अगस्त 1947 को हुआ था मद्रास में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के ठीक 12 दिन बाद। शाकरे ग्रैंड डॉटर थी सर मिर्ज़ा इस्माइल की, जो कि तीन प्रिंसली स्टेट के दीवान रह चुके थे, मैसूर, हैदराबाद, जयपुर। एक पावरफुल और वेल्दी फैमिली में शाकरे की परवरिश हुई थी। शाकरे ने अपनी स्टडी सिंगापुर से करी हुई थी। 1965 में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद शाकरे इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद उसकी मुलाकात हुई अकबर मिर्ज़ा खलीली से। दोनों की जान पहचान बढ़ी और फिर दोनों ने अपने घर में शादी की बात रखी। दोनों के घर वाले रेडी हो गए, जबकि इस्लामिक रूल के हिसाब से अपने मटरनल साइड्स में शादी करना आई गेस अलाउड नहीं है। करेक्ट मी इफ़ यू नो इन द कमेंट सेक्शन, बट आई एम नॉट श्योर। आई गेस अलाउड नहीं है, बट दोनों के घर वालों ने मंजूरी दे दी, क्योंकि अकबर मिर्ज़ा इस्माइल जो है कि शाकरे की माँ गौहर ताज की बहन का लड़का था। तो बेसिकली शाकरे का फर्स्ट कज़न था। दोनों के घर वालों ने मंजूरी दे दी और फिर 1965 में शाकरे और अकबर मिर्ज़ा खलीली ने शादी कर ली। उस समय शाकरे कुछ करीबन 18 साल की थी। अकबर मिर्ज़ा खलीली ने लॉ स्टडी किया था चेन्नई के लोयोला कॉलेज से। पढ़ाई के साथ साथ ही वॉज आउटस्टैंडिंग टेनिस प्लेयर। उनका कोच का ये भी कहना था कि वो साउथ इंडिया के सबसे बेस्ट टेनिस प्लेयर थे। अगर वो आगे परस्यू करते तो फिर वो इंडिया के बेस्ट टेनिस प्लेयर हो सकते थे। अकबर के फैमिली फ्रेंड सबको लगता था कि ही इज़ गोइंग टू बी एन एथलीट, बट उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया IFS और IAS दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके। अकबर ने फिर चूज़ किया कि वो IFS ज्वाइन करेंगे। उनकी पोस्टिंग जो है कि हमेशा दिल्ली, बगदाद, श्रीलंका, जॉर्डन, पेरिस ऐसे सब कंट्रीज़ में होती रहती थी, और शाकरे हमेशा अकबर के साथ होती थी। और इन्हीं सब पोस्टिंग के दौरान उनकी 4 बेटियां हुई, जुबेदा, सबा, रेहाने और इस्मत। 1983 में शाकरे और अकबर एक शादी में गए थे बेगम ऑफ रामपुरा के वहाँ, जहाँ उनकी मुलाकात हुई मुरली मनोहर मिश्रा से, AKA स्वामी श्रद्धानंद। मुरली मनोहर रामपुरा में एरंड बॉय था, जो आगे चलकर प्रॉपर्टी और टैक्स के मैटर हैंडल करने लगा। मुरली मनोहर खुद को स्वामी बताता था। उसका कहना था कि वो दूसरों से अलग है, उसके पास डिवाइन पावर है, और लोग उसके पास छोटी मोटी प्रॉब्लम लेकर के आते थे। शाकरे के पास सब कुछ था, बट उसके एक बेटे की ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। औरतों के दिमाग में इनबिल्ड कर दिया जाता है कि आपको एक बेटा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे चलकर ख़ानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। अब शाकरे एजुकेटेड थी, ओपन माइंडेड थी, देश दुनिया घूमी हुई थी, उसकी 4 बेटियां थी जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल थी ऑलरेडी, बट फिर भी उसकी बेटे की ख्वाहिश जो थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई। उसने ये बात स्वामी श्रद्धानंद से बताई, तो स्वामी श्रद्धानंद ने उससे कहा था कि उसे ज़रूर बेटा होगा। 1980 में अकबर मिर्ज़ा का प्रमोशन हो गया था एज अ इंडियन एम्बेसडर टू द ईरान। उस समय ईरान में जो है कि ईरानियन रेवोल्यूशन चल रहा था, तो शाकरे को वहाँ जाना सही नहीं लगा। अपनी 4 बेटियों की ऐसे माहौल में परवरिश करना उसे सेफ नहीं लग रहा था। तो अकबर मिर्ज़ा ईरान चले गए और शाकरे अपनी 4 बेटियों के साथ बेंगलोर आ गई।
बेंगलोर आने के बाद उसने अपना खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस चालू किया अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह, जिन्हें आज भी बेंगलोर की कुछ काफ़ी फेबुलस बिल्डिंग्स के लिए प्रेज़ किया जाता है। जब अपना शाकरे ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस चालू किया तो उसने अपना टैक्स मैटर हैंडल करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद को बेंगलोर बुलाया। तो वो बेंगलोर आता जाता रहता था और जब भी वो बेंगलोर आता था वो शाकरे के घर में ही रुकता था। जब अकबर ईरान से वापस आया तो शाकरे उससे डिवोर्स मांगने लगी, जो कि अकबर के लिए काफ़ी शॉकिंग था। उसे कभी लगा ही नहीं कि उसके मैरिज में, मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो हर किसी की शादी में होती है, बट उससे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि शाकरे उससे खुश नहीं है या फिर वो उससे डिवोर्स चाहती है। उसके लिए काफ़ी शॉकिंग था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शाकरे ऐसा कर क्यों रही है। अकबर ने शाकरे को तलाक देने से मना कर दिया तो शाकरे ने चेन्नई के एक मस्जिद में खुद को सिंगल करार कर दिया। अकबर ने काफ़ी समझाने की कोशिश की शाकरे को, बट वो सुनने को रेडी नहीं थी, वो अपना मन बना चुकी थी। फाइनली 84 में अकबर ने शाकरे को तलाक दे दिया और टू द एवरीवन सरप्राइज तलाक के 6 महीने बाद शाकरे ने स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली। अब उन दोनों ने शादी कब की, कैसे की, कहाँ की, किसी को कुछ नहीं पता, बट शाकरे के घर वालों पर ये न्यूज़ बॉम्ब जैसा फटा। नाउ यू कैन इमेजिन, शाकरे वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज आउटस्टैंडिंग, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड विद द रॉयल बैकग्राउंड। दूसरी तरफ स्वामी श्रद्धानंद, कोई मैच ही नहीं है। इन माई पर्सनल ओपिनियन आई डोंट नो वॉट शी सीज इन हिम। आई एम सो सॉरी टू से दिस बट ही वॉज अगली इनसाइड एंड आउटसाइड। आई डोंट नो वाई शी लाइक्ड हिम, वाई शी लव्ड हिम, बट ही वॉज नो मैच टू हर। शाकरे की बेटे की चाह बहुत स्ट्रांग थी और स्वामी श्रद्धानंद से शाकरे से कहा था कि उसको बेटा ज़रूर होगा और उसे बेटा तभी होगा जब शाकरे उसके साथ सेक्स करेगी। मैंने जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, प्राइम वीडियो पर है, डांसिंग ऑन द ग्रेव, तो उसमें इसका इंटरव्यू है स्वामी श्रद्धानंद का, जिसमें उसने कहा कि शाकरे ने उसे प्रपोज किया था शादी करने के लिए, शाकरे उससे शादी करना चाहती थी। कैन यू इमेजिन? आई कैन नॉट। जब शाकरे के घर वालों को पता चला तो शाकरे की चारों बेटियों ने शाकरे से बात करना बंद कर दिया था और वो लोग अपने फादर के पास रहने चली गई थी। उसके माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब लोगों ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया था। 1965 में जब शाकरे ने अकबर मिर्ज़ा से शादी करी थी तब शाकरे की माँ गौहर ताज ने उसे खानदानी बंगलो गिफ्ट किया था जो बेंगलोर में है, रिचमंड रोड पे, नंबर 81। शाकरे फिर स्वामी श्रद्धानंद के साथ उस बंगलो में शिफ्ट हो गई और वो वहाँ रहने लगी। शादी के बाद शाकरे के घर वालों ने प्रॉपर्टी को लेकर के शाकरे के ऊपर बहुत सारे केसेस करे हुए थे, तो शाकरे को हर रोज़ कोर्ट जाना होता था अलग अलग केसेस को लेकर के, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस रहने लगी थी और एंटी डिप्रेशन, स्लीपिंग पिल्स, काफ़ी सारे टैबलेट्स ले रही थी वो। शादी के कुछ टाइम बाद ही श्रद्धानंद को शाकरे ने अपना जनरल पावर ऑफ अटर्नी बना दिया था और दोनों ने मिल करके एक कंपनी चालू की थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी चालू की थी, जिसमें सिर्फ ये दोनों शेयर होल्डर्स थे और दोनों ने खुद का जॉइंट बैंक अकाउंट भी चालू किया था। तो जस्ट रिमेंबर, शाकरे के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, पैसे थे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, और श्रद्धानंद ही वॉज नॉट एजुकेटेड, ही डिडंट हैव एनी मनी। शाकरे की दूसरी बेटी सबा, जो कि मुंबई में मॉडलिंग कर रही थी, शाकरे ने उससे बात करने की कोशिश की और सबा ने भी जब देखा कि शाकरे अपनी लाइफ में खुश है, ठीक है, तो सबा ने शाकरे को माफ़ कर दिया और फिर दोनों रेगुलरली फ़ोन पे बात करते थे। वीकेंड्स पे सबा बेंगलोर आती थी, अपनी माँ के साथ कुछ दिन रहती थी, फिर मुंबई वापस चली जाती थी। बट मई 1991 में शाकरे ने सबा को फ़ोन करना बंद कर दिया। कुछ दिन वेट करने के बाद भी जब शाकरे का फ़ोन नहीं आया तो सबा ने बेंगलोर फ़ोन किया और स्वामी श्रद्धानंद ने फ़ोन उठाया। जब सबा ने पूछा कि माँ कहाँ है तो श्रद्धानंद ने कहा, जान, शाकरे हैदराबाद गई हुई है किसी दोस्त की शादी अटेंड करने। सबा ने कहा ठीक है, बट 4-5 दिन बाद जब फिर भी उसे फ़ोन नहीं आया, उसने फिर बेंगलोर फ़ोन किया। वापस श्रद्धानंद ने फ़ोन उठाया और इस बार कहा कि वो कच्छ किसी बड़े डायमंड मर्चेंट के शादी में गई हुई है। सबा ने कहा ठीक है। फिर उसने कुछ दिन बाद जब वापस फ़ोन किया, फिर श्रद्धानंद ने फ़ोन उठाया और इस बार उसने कहा कि किसी टैक्स के प्रॉब्लम की वजह से शाकरे किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। तो सबा ने सोचा कि अगर वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकती तो पर्सनली मिल तो सकती है, तो उसने दूसरे ही दिन बॉम्बे से बेंगलोर की फ़्लाइट बुक की और बेंगलोर आ गई। बेंगलोर आने के बाद जब उसने श्रद्धानंद से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो श्रद्धानंद ने कहा कि शाकरे प्रेग्नेंट है, वो भी मेल चाइल्ड के साथ, तो फिर वो 9 महीने पीसफुली रहना चाहती है, इसलिए उसने न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में खुद को एडमिट किया हुआ है। तो सबा ने उस हॉस्पिटल का नाम पूछा, श्रद्धानंद ने नाम बताया और सबा ने अपनी एक फ्रेंड के थ्रू उस हॉस्पिटल में पता लगाया
बट उस हॉस्पिटल में कोई भी शाकरे खलीली नाम का पेशेंट एडमिट नहीं था। सबा ने फिर श्रद्धानंद को कन्फ्रंट किया और कहा कि उस हॉस्पिटल में कोई भी शाकरे खलीली नाम की पेशेंट नहीं है। तो श्रद्धानंद ने बहुत सिंपैथी भरी आंखों से सबा से कहा कि उसकी माँ नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि वो कहाँ है, तो किसी को भी उसका फ़ोन नंबर देने से या उसका एड्रेस बताने से शाकरे नहीं मना किया हुआ है। तो सबा ने कहा कि ठीक है, मुझे नंबर मत दो, आप खुद फ़ोन लगा दो और मेरी बात करा दो मेरी माँ से। तो श्रद्धानंद ने फ़ोन लगाया और उसने फ़ोन पे उससे बात की, और जब फ़ोन सबा को देना था तो उसने फ़ोन काट दिया और कहा कि शाकरे बात नहीं करना चाहती। अब सबा भी क्या करती जब उसकी माँ खुद मना कर रही है, तो फिर वो मुंबई चली आई। सबा के मुंबई आने के कुछ समय बाद ही श्रद्धानंद भी मुंबई आया हुआ था और वो ताज होटल रुका हुआ था। ताज होटल में रुकने के बाद वो फिर बेंगलोर गया, बेंगलोर से फिर रिटर्न मुंबई आया और मुंबई में इस बार वो सी रॉक होटल में रुका हुआ था, जहाँ सबा ने उसे देख लिया। और सबा ने जब उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसकी माँ कहाँ है, तो श्रद्धानंद ने कहा कि वो मुंबई में किसी की शादी अटेंड करने आया हुआ है और जो इसकी माँ है जो है कि वो सेफ़ है, सही है, वो बाहर रह रही है। तो जब श्रद्धानंद अपने होटल रूम में नहीं था, सबा ने उसके होटल रूम को जो है कि चेक किया और उसके बैग वगैरह जब चेक कर रही थी तो उसके बैग में उसे शाकरे का पासपोर्ट मिला, जिसमें साफ साफ लिखा था कि 1989 के बाद में शाकरे ने किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल नहीं किया हुआ है। तो सबा ने जब श्रद्धानंद से ये चीज़ पूछा तो श्रद्धानंद ने कहा कि एक्चुअली शाकरे जो है कि कहीं फॉरेन कंट्री में नहीं है, वो यहीं इंडिया में ही है और वो नहीं चाहती है किसी से मिलना। उसने बोला सबा को कि तुम पेशेंस रखो, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। शाकरे के बर्थडे के दिन सबा बेंगलोर आई थी। वो एज अ प्रेजेंट 2 साड़ियाँ लेकर के आई थी और एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड लेकर के आई थी। उसने श्रद्धानंद को दिया और कहा कि वो ये गिफ्ट और वो ग्रीटिंग कार्ड जो है कि शाकरे को दे दे। कुछ दिन बाद जब फिर सबा बेंगलोर आई तो उसने देखा कि उसमें से एक साड़ी कबर्ड में पड़ी हुई है जो कि पहनी हुई दिख रही है। तो जब उसने श्रद्धानंद से पूछा कि साड़ी यहाँ क्या कर रही है, तो उसने कहा कि उसने दोनों साड़ी अपनी उसकी माँ को भेजी थी, उसमें से एक साड़ी उसने रख ली अपने पास और दूसरी साड़ी भेज दी, और उसी साड़ी के बीच में सबा को जो ग्रीटिंग कार्ड उसने लिखा है अपनी माँ के लिए वो भी मिला। तो उसने पूछा कि ग्रीटिंग कार्ड आपने क्यों नहीं दिया, तो श्रद्धानंद ने कहा कि उस कार्ड के जो वर्ड्स लिखे हुए इतने इमोशनल थे, उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने वो कार्ड जो है कि अपने पास ही रख लिया। 9 महीने पूरे होने के बाद सबा ने श्रद्धानंद को फ़ोन किया और कहा कि अब 9 महीने पूरे हो गए, मुझे मेरी माँ से मिलना है, और अगर अभी भी आपने मुझे मेरी माँ से नहीं मिलवाया तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तो जिस पे श्रद्धानंद ने कहा कि पुलिस कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, 1-2 दिन पेशेंस रखो, तुम्हारी माँ ने अभी अभी जो है कि एक बेटे को जन्म दिया है, तो उससे 1-2 दिन रिकवर होने का टाइम दो, मैं तुम्हें सामने से फ़ोन करके बुलाऊँगा। 2 दिन बाद श्रद्धानंद ने सबा को फ़ोन किया और कहा कि उसकी माँ बेंगलोर आने वाली है, तो वो भी बेंगलोर आ जाए, अपनी माँ से मिल ले और अपने छोटे भाई से मिल ले। सबा जब 81 रिचमंड रोड पहुंची तो पूरे 4 घंटे वेट करने के बाद फाइनली जब श्रद्धानंद हवेली पर आया तो उसने कहा, अरे बेटा तुम यहाँ आओ, और मैं और तुम्हारी माँ एयरपोर्ट पे तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो जब तुम एयरपोर्ट पे नहीं आई तो मैंने तुम्हारी माँ को जो है कि फार्म हाउस में छोड़ दिया रेस्ट करने के लिए। तुम्हारी माँ कल आ जाएगी, पुलिस कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबा को अब शक हो गया था पूरी तरीके से, और वो फाइनली जो है कि अशोका नगर पुलिस स्टेशन गई और उसने वहाँ पे अपनी माँ की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाई। बट अशोका नगर पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही थी उस एफआईआर के ऊपर, क्योंकि बेंगलोर में काफ़ी टाइम हो गया था श्रद्धानंद को रहते हुए और वो खुद को बाबा भी बताता था, तो काफ़ी लोग उसके पास आते थे, काफ़ी मतलब लोकली लोग उसको जानते थे, और हो नोस ब्राइब भी दे रहा होगा, किसको पता। 2 सालों तक अशोका नगर पुलिस ऐसे ही सबा को टरकाती थी, बट फाइनली 94 में ये केस जो है कि सेंट्रल क्राइम ब्यूरो को सौंप दिया गया, और सेंट्रल क्राइम ब्यूरो का पूरा जो शक था वो श्रद्धानंद के ऊपर ही था, वो ही उनका मेन सस्पेक्ट था। और पुलिस ने ये प्लान बनाया था कि वो लोग जो है कि श्रद्धानंद की ऊपर नज़र रखेंगे। बट होमोसाइड डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल महादेव ने जो नज़र श्रद्धानंद के ऊपर नहीं बल्कि उस हवेली के जो नौकर चाकर थे उनके ऊपर रखी। तो उस हवेली में एक बंदा काम करता था जिसका नाम था राजू। महादेव ने राजू से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाई, ऑफकोर्स अंडर कवर उसने अपनी जान पहचान उससे बढ़ाई, उसे जो है कि कुछ पैसे देता था, उसे दारू के अड्डे पे लेके जाता था, उसे पिलाता था, और एक दिन वो राजू को दारू के अड्डे पर लेके गया, उसे खूब पिलाया। और फिर ऐसे ही पुलिस वगैरह के बारे में बातें हो रही थी, तो राजू ने महादेव से कहा कि पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती, हमारे मालिक ने मालकिन को मार दिया, पुलिस 4 साल से क्या उखाड़ ली मेरे मालिक का। महादेव को सिर्फ इतना ही सुनना था। उसने राजू को अरेस्ट किया और वो सीधा उसे पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस स्टेशन में जब राजू की थोड़ी उतरी तो उसे रियलाइज़ हुआ कि क्या हुआ है।
फिर पुलिस ने उससे पूछा कि उसे कैसे पता कि क्या हुआ है। तो उसने बताया कि 3 साल पहले श्रद्धानंद ने उससे जो है कि मार्केट जा कर के एक लकड़ी का बॉक्स लाने कहा था। तो उसने 4 लोगों को इकट्ठा किया था और वो मार्केट जा कर के वो लकड़ी का बॉक्स लेकर के आया हुआ था। तो पुलिस वालों ने राजू से उस दुकान का एड्रेस पूछा। दूसरे दिन पुलिस जो है कि वो दुकान पे गई। उन्होंने शॉपकीपर से 3 साल पहले किसी लकड़ी के बॉक्स के ऑर्डर के बारे में पूछा। तो दुकानदार को वो बहुत अच्छे से याद था, क्योंकि उस लकड़ी के बॉक्स का ऑर्डर काफ़ी स्पेसिफिक था। 6 फीट का बॉक्स बनवाया था और बॉक्स में जो है कि पहिए लगवाए थे। तो पुलिस ने पूछा कि इस बॉक्स का ऑर्डर किसने दिया था। शॉपकीपर ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद ने 27 अप्रैल 1991 को इस बॉक्स का ऑर्डर दिया था। 27 अप्रैल, ये डेट याद रखना, आगे इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली पुलिस ने जो है कि श्रद्धानंद को अरेस्ट किया, बट श्रद्धानंद कुछ भी कबूल नहीं करा था। उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, वो झूठ बोल रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है। तो पुलिस के पास कुछ भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं थे कि मतलब ये बॉक्स बनवाया तो क्या। बट पुलिस ने फिर उसको छोड़ दिया और कहा कि उसे 3 महीने तक हर मंडे आकर के जो है कि हाजिरी लगानी है। वो कहीं जा नहीं सकता, सिटी छोड़ के, कंट्री छोड़ करके उसे यहीं रहना है, उसे हर हफ्ते आकर के हाजिरी लगानी है। दूसरी ओर पुलिस ने हवेली की हाउस हेल्प जोसेफिन से पूछताछ की। तो उसने बताया कि 27 अप्रैल 1991 को श्रद्धानंद ने घर के जो आंगन है उसके बीचों बीच गड्ढा करवाया था कि पानी की टंकी बैठानी है करके। और शाकरे और श्रद्धानंद दोनों ने मिलकर के वो डिसीजन लिया हुआ था। और दूसरे दिन 28 अप्रैल को जब वो चाय लेकर के शाकरे के रूम में जा रही थी, तो श्रद्धानंद ने उसे ट्रे ले लिया और कहा कि वो चाय लेकर के जाएगा। और 1 घंटे बाद वो रूम में से बाहर आया और उसने सबको छुट्टी दे दी। कहा कि मैडम सो रही है, कोई भी मैडम को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसने सबको छुट्टी दे दी। 29 अप्रैल को जब जोसेफिन वापस आई जॉब पर, तो उसने देखा कि जो आंगन में खड्डा था उसको भर दिया गया और उसके ऊपर इटालियन मार्बल लगवाई जा रही है। और सारे जो प्लांट थे आंगन में उन सबको कटवा करके साइड में बार बनाया हुआ है। और बाकी सब लोगों को कहा कि मैडम जो है कि कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई है। और 2 दिन बाद उसने जो है कि घर में हवेली पे बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई थी उसी आंगन में। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। तो पुलिस को जो वो खड्डे वाली बात थी वो काफ़ी खटक रही थी। पुलिस ने फिर जो है कि श्रद्धानंद को अरेस्ट किया और काफ़ी टाइम तक पूछताछ करने के बाद फाइनली श्रद्धानंद ने फिर गिड़गिड़ा के पुलिस के पैरों में गिरते हुए रिक्वेस्ट किया और कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने कुछ जानबूझ के नहीं किया बट गलती में हो गया। तो श्रद्धानंद का ये कहना था कि वो रूम में चाय लेकर के गया, उसने उसे चाय दी और फिर जब वो नहाने चला गया, जब वो नहा करके वापस आया तो उसने देखा कि शाकरे जो है कि गहरी नींद में थी, वो सो रही थी। तो वो नहीं चाहता था कि कोई से डिस्टर्ब करे, इसलिए उसने जो है कि सारे जो घर के नौकर चाकर थे सबको छुट्टी दे दी। और उसके बाद वो लंच के लिए ताज होटल चला गया। जब वो लंच वगैरह करके शाम को रिटर्न आया तो देखा कि अभी भी शाकरे सो रही है। तो उसने शाकरे को उठाने की कोशिश की, बट शाकरे उठ नहीं रही थी। तो उसने काफ़ी बार कोशिश किया, जब वो नहीं उठी तो उसे रियलाइज़ हुआ कि शाकरे अब नहीं रही। तो वो बहुत डर गया, क्योंकि ऑलरेडी रिलीजन के हिसाब से उन्होंने शादी नहीं करी थी, रिलीजन की बाहर शादी करी हुई थी और उसके घर वाले फिर उसे उसका जीना हराम कर देते। तो डर गया कि उसके ऊपर ऐसा नाम आ जाएगा कि उसने मार दिया शाकरे को। तो उसने अपने नौकर राजू को मार्केट भेजा। वहाँ से जो उसने लकड़ी का बॉक्स, जो बहुत ही कन्वीनियंटली उसने 1 दिन पहले ऑर्डर दिया हुआ था, वो बॉक्स मंगाया, गद्दे में शाकरे की बॉडी को लपेट करके वो बॉक्स में डाला, बॉक्स बंद करके बाहर के आंगन में जो कन्वीनियंटली उसने पानी की टंकी बढ़ाने के लिए गड्ढा कराया था उसमें उसने डाल करके शाकरे को दफना दिया। फिर पुलिस श्रद्धानंद को 81 रिचमंड रोड लेके गई और घर के आंगन में पहुंचने के बाद पुलिस ने श्रद्धानंद को चौक दिया और कहा कि वो ड्रॉ करके बताए कि आंगन में किस जगह उसने शाकरे को दफनाया हुआ था। श्रद्धानंद ने चौक से आंगन में ड्रॉ किया और कहा कि उसने इसी जगह शाकरे को दफनाया हुआ था। पुलिस ने 2-4 लेबरर को बुलाया और खनना शुरू किया। खनने के कुछ समय बाद ही शवल की जो है किसी चीज़ से टकराने की आवाज़ आई। लेबरर्स ने फिर हाथ से खनना चालू किया और कुछ देर खनने के बाद उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स मिला। जब वो बॉक्स बाहर निकाला, वो बॉक्स 6 फीट का था। वो बॉक्स को जब खोला तो उसमें एक गद्दा मिला। जब उस गद्दे को खोला तो उसमें हड्डियाँ थी और एक कपड़ा था और हड्डी के राइट लेग पे है कि अभी भी कुछ फ्लैश लगा हुआ था और सर पे बाल थे। और इंटरेस्टिंगली शाकरे की एक हाथ ने गद्दे को ग्रैब किया हुआ था।
पुलिस ने ये सब कुछ कलेक्ट किया और इन सबको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया, और जो लकड़ी का बॉक्स था उसे भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। और जब रिपोर्ट आया उसने सब लोगों का दिल दहला के रख दिया, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से लकड़ी के जो बॉक्स था उसके चारों तरफ नाखूनों के निशान थे, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि शाकरे को जब बॉक्स में बंद किया गया वो उस समय जिंदा थी। बॉक्स में बंद, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, माय गॉड, मैं ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ ये। तो जब पुलिस ने उस बॉक्स की जांच की तो उसमें चारों तरफ नाखून के निशान थे, जिसका एक ही मतलब था कि शाकरे जिंदा थी जब उसे अंदर दफनाया गया। मतलब बॉक्स में बंद होने के बाद उसे कुछ टाइम बाद होश आया। वो अपनी लाइफ के लिए फ़ाइट कर रही थी, अपने नाखूने से उस बॉक्स को करोद रही थी बाहर निकलने के लिए। जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी आई वाज शॉक्ड। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, अपनी बीवी को जिसको आप सपोजिटली प्यार करते हो उसे आप जिंदा दफना दिए। कैसे कर सकता है कोई ये? जस्ट इमेजिन जब शाकरे को उस बॉक्स के अंदर होश आया होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी। वो करोद रही थी बॉक्स के अंदर से बाहर निकलने के लिए। तो मैंने सर्च किया कि बॉक्स के अंदर अगर कोई ज़िंदा है तो कितने टाइम तक वो ज़िंदा रह सकता है। तो इसका कोई भी ना एविडेंस नहीं है। तो जो टाइम पीरियड है वो आधे घंटे से लेकर के 5 घंटे तक का है। तो वी डोंट नो कि वो आधे घंटे तक ज़िंदा थी, 2 घंटे तक, या फिर 5 घंटे तक। आई डोंट नो, बट आई होप कि उसे इतना देर तक सफ़र न करना पड़ा हो। रिपोर्ट में ये लिखा था कि शी डाइड बिकॉज ऑफ अ सफोकेशन। अब सिर्फ हड्डियों से पुलिस नहीं बोल सकती थी कि वो शाकरे की ही बॉडी है, बट शाकरे की माँ गौहर ताज ने जो हड्डियों पे जो ज्वेलरी थी उससे पहचाना कि ये शाकरे की ही बॉडी है। बट पुलिस ने इस हड्डियों को जो है कि डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था। तो डीएनए से पता चला कि ये शाकरे की बॉडी है, और पहली बार इंडिया का ये पहला केस था जिसमें कोर्ट में डीएनए एविडेंस जो है कि अप्रूव हुआ था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि श्रद्धानंद ने 1991 के बाद धीरे धीरे शाकरे की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बेचना चालू कर दी थी। उसने करीबन 10 करोड़ का डील कर लिया था ऑलरेडी। और जिस घर में वो लोग रह रहे थे 81 रिचमंड रोड पे, जो शाकरे का खानदानी घर था, जनरेशन टू जनरेशन पास किया हुआ था बच्चों को, वो घर भी उसने 6 करोड़ में डील कर लिया था। उसने शाकरे का पूरा बैंक अकाउंट ड्रेन कर दिया था। घर की तलाशी लेने पर पुलिस को घर में काफ़ी सारी मेडिसिन मिली जो कि शाकरे की थी। तो श्रद्धानंद ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने शाकरे को मारा है, जानबूझ के मारा है। उसने कहा कि वो मर गई थी, उसने डर के मारे उसे दफना दिया। बट पुलिस का ऐसा थ्योरी है कि श्रद्धानंद ने 28 अप्रैल की सुबह जो जोसेफिन चाय का ट्रे लेकर के जा रही थी, उसने वो चाय ली और शाकरे के चाय में स्लीपिंग पिल्स या कोई ड्रग वगैरह डाल करके उसे दे दी, जिसकी वजह से शाकरे बेहोश हो गई थी। और शाकरे जब बेहोश हो गई तो श्रद्धानंद ने मैट्रेस में उसकी बॉडी को लपेट करके बॉक्स में बंद करके उसे उसके ही घर के आंगन में ज़िंदा दफना दिया। और उसके बाद श्रद्धानंद उस घर में पार्टी करता था। लोगों को आइडिया भी नहीं था कि जिस डांस फ्लोर पे वो लोग नाच रहे हैं वो किसी की कब्र है। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही श्रद्धानंद को जो है कि कैपिटल पनिशमेंट दी और कहा कि अक्यूज़ ने सोच समझ करके, जानबूझ करके, प्लान करके अपनी पत्नी का खून किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। इस केस में कैपिटल पनिशमेंट लायबल है। आज 29 साल हो गए हैं, श्रद्धानंद आज भी जेल में बंद है और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। मैंने जो डॉक्यूमेंट्री देखी डांसिंग ऑन द ग्रेव, उसमें श्रद्धानंद का इंटरव्यू है। और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वो लोग जेल के प्रेमिसेस में वॉक कर रहे थे और एक से पेड़ वगैरह लगा था, उसमें से बिल्ली निकल के आई। श्रद्धानंद ने उस बिल्ली को उठाया और उससे मतलब बहुत वियर्ड लग रहा था, तो ऑकवर्ड था बहुत। तो उस बिल्ली को उठाया और कह रहा है ये मतलब सांप मार के खाती है, तू सांप खाती है, ऐसा वैसा बोल रहा था। और बिल्ली को फिर लेटा करके उसको बेली रब किया और उठा, कैमरे में देखा और कहा कहीं ये शाकरे की आत्मा तो नहीं है। आई वाज शॉक्ड, कितना कैजुअली बोला उसने। एंड द सैडेस्ट पार्ट ऑफ ऑल कि शाकरे के रिमेन को किसी ने क्लेम नहीं किया। शाकरे का रॉयल बैकग्राउंड था, तो उसके घर वालों का पर्सनल ग्रेवयार्ड था जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर, फादर, बाकी रिलेटिव्स को वहाँ पे दफनाया गया था। बट उसके रिलेटिव्स ने शाकरे के रिमेन्स को उस ग्रेवयार्ड में दफनाने से मना कर दिया। किसी रैंडम ग्रेवयार्ड में उसके बॉडी को बिना प्रेयर के, बिना किसी रिलेटिव के ब्लेसिंग के ऐसे ही दफनाया गया है। और कुछ फैमिली फ्रेंड्स का ऐसा कहना था कि उसके रिश्तेदार कह रहे थे कि शी डिज़र्व व्हाट शी गॉट। इट जस्ट ब्रोक माई हार्ट कि आप कैसे किसी के बारे में ऐसे बोल सकते हो यार। नो बडी डिज़र्व दिस, नो बडी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।
दिस वन वॉज हैवी फॉर मी पर्सनली। बहुत ट्रेजिक था, मतलब डेथ तो ट्रेजिक था ही, बट उसके बाद भी उसके घर वाले जिस तरीके से इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके रिमेन को, सैड। आई मीन नो बडी डिज़र्व दिस यार, कम ऑन। कोई कैसे बोल सकता है किसी के बारे में ऐसा? मेरे बहुत शॉकिंग था वो। कमेंट योर थॉट्स, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस केस। एंड हाँ, बिफोर यू ऑल गो, सो 70% ऑफ माई व्यूवर्स आर नॉट सब्सक्राइबर। क्या कर रहे हो यार? हिट कर दो सब्सक्राइब बटन, फ्री है, पैसे नहीं ले रही मैं। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद द न्यू एपिसोड। तब तक के लिए स्टे काइंड, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय। सलाम भेजते हैं अपनी शाहजादी पर, कि जिसको सौंप गए मरते वक्त